वोटिंग राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर या फिर अप्रूवल फॉर द इशुएंस ऑफ इनडेफिनिट मेच्योरिटी बॉन्ड्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 71, राइट, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट योर डिबेंचर्स. और स्पेसिफिकली 71 की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम 71 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 71 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन वोटिंग राइट्स. ठीक है, वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिबेंचर होल्डर की. बोलता है कि भाई देयर आर द डिबेंचर होल्डर्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट. इक्विटी वालों के पास है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स, ना प्रेफरेंस के पास है ना डेट वालों के पास है. देन what does the term sunk cost refers to in decision making? Cost that can be recovered during the decision making process, cost incurred in the past that cannot be recovered, future costs that can be avoided by not pursuing a project, costs that are directly tied to the production volume. Now sunk cost का basically मतलब क्या होता है? ऐसी cost जो कि डूब गई, right? ऐसी cost जो कि डूब गई है. तो संक कॉस्ट के बारे में बात करें, संक यानी डूबा हुआ, दैट संक कॉस्ट दैट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी. फ्यूचर कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट परसुइंग अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम. It is cost that has already incurred and is irrelevant for the purpose of decision making, which cannot be recovered. Now, because it cannot be recovered, we cannot use it in the process of decision making. Decision making के process में हम इसको use नहीं कर सकते. Next one. As of 31st March 2022, Seashore Limited had 15 lakh outstanding shares with a market value of its equity standing at rupees 7,50,000 crore, pricing each share at rupees 50. On the same date, the company had an outstanding debt of 15 crore with a market valuation of 14.80 crore. What is the total market value of Seashore Limited on March 31, 2022 when combining the market value of equity and debt using stock and debt approach? Sorry, using stock and debt approach आपको निकालनी है टोटल वैल्यू. तो अब देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ वैल्यूएशन करनी है इक्विटी का जो स्टैंडिंग है ₹750 करोड़. तो आपको बोला है कि 15 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, मार्केट वैल्यू 7.5 करोड़ है, तो ये 7.5 करोड़ आ गया. ठीक है, उसके बाद बोला है जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यूएशन है 14.80 करोड़. करेक्ट, तो ये हो गया आपका 22.30 करोड़. स्टॉक एंड डेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं हमारी इक्विटी की यानी शेयर्स की और डेट की. ठीक है, दैट सिंपल इट इज. नेक्स्ट वन. Company SW Limited purchased completely knocked down packs of 2-wheeler and 3-wheelers and assembles them to sell in the market. The material and labor cost of each pack till it reaches the assembly line is 50 and 80 respectively. Total cost incurred by assembly line during the year is 20 lakh, utilizing 20,000 labor hours. Assembly of 2-wheeler takes on an average 20 labor hours, while the assembly of a 3-wheeler takes 30 labor hours. Find the cost of each 2-wheeler and 3-wheeler using the ABC costing method. जल्दी से सॉल्व करिए. नाउ सी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर तो हमें पता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर हमें दी हुई है 50 एंड 80. करेक्ट. 2-व्हीलर के लिए कितनी है? 50. 3-व्हीलर के लिए कितनी है? 80. अब हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय असेंबली लाइन ड्यूरिंग द ईयर इज 20 लाख. ठीक है, जिसमें से 20,000 लेबर आर यूटिलाइज हुए.
20,000 लेबर आवर्स है, तो हमें पर लेबर आवर का चार्ज पता चल जाएगा यहां से, करेक्ट। जब हमें मतलब पर आवर का कॉस्ट पता चल गया, दैट इज ₹100। अब हम यहाँ देख लेते हैं 3 व्हीलर्स में कितना लग रहा है, 2 व्हीलर में, 2 व्हीलर में 20 लेबर आवर लग रहे हैं, करेक्ट। और वाइल असेंबलिंग द 3 व्हीलर्स 30 घंटे लग रहे हैं। तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 2 व्हीलर की हो जाएगी 52,000 एंड 3 व्हीलर की हो जाएगी 83,000। तो यहाँ पे ये जो एलोकेशन हमने किया है, that we are doing using ABC method, जहाँ पे allocation of an expense is done on the basis of number of activity that are incurred with respect to one particular area। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है यूटिलाइजिंग 20,000 लेबर आवर, तो यही हमें यूज करना पड़ेगा फॉर डिविजन, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन। Next, companies that are considered to have dash if the earnings and revenue grow at a rate that is just slightly faster than the economy's nominal growth rate. Stable growth rate, moderate growth rate, high growth rate, none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हमारी कंपनी का जो ग्रोथ, सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड कंपनी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और कंपनी का ग्रोथ रेट का हम रिलेशन बताएं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, या फिर बराबर है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, देन इट इज स्टेबल। करेक्ट। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्लाइटली ज्यादा है, कंपनी का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से स्लाइटली तेजी से ग्रो कर रही है, जिस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे थोड़ा सा तेज हमारी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, देन दैट इज मॉडरेट। हाई ग्रोथ रेट ज्यादा है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, ठीक है। सो इट वुड बी हियर, इट विल बी मॉडरेट ग्रोथ रेट। देन which among the following are not the principal valuation approach as per IVS 105? As per IVS 105, which among the following is not a principal valuation approach? So market approach, asset based approach, enterprise value approach, all of these. Now, IVS 105 के अकॉर्डिंग 3 अप्रोच है, मार्केट, कॉस्ट या फिर एसेट बेस्ड अप्रोच और इनकम बेस्ड अप्रोच। देयर इज नो एंटरप्राइज वैल्यूएशन अप्रोच। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मार्केट अप्रोच में हम वैल्यूएशन करते वक्त क्या करते हैं, जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, या फिर हमारे जो मैच करता है एसेट से, हम उसको नियर बाय आइटम्स को ढूंढते हैं मार्केट में, जो भी मे बी रिसेंटली सेल किए गए हैं, जिनको वैल्यू किया गया है, हम उससे फिर मैच करके अपनी वैल्यू निकालते हैं। एसेट बेस्ड या फिर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम लोग एसेट की वैल्यूएशन की बात करते हैं। इनकम बेस्ड अप्रोच में हम लोग फ्यूचर इनकम जो आ रही है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू इज बेसिकली अ मेथड, जैसे बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ऐसे एंटरप्राइज वैल्यू होता है, ठीक है। देन XYZ Limited is expected to pay a dividend of ₹3 per share 1 year from now, यानी D1 कितना है? 3 रुपए है। The dividend payments are expected to remain constant at ₹3 per share. So if an investor need 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? यानी इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ग्रोथ रेट नहीं है, कांस्टेंट ही है,
ग्रोथ रेट 0 है, ठीक है, एंड आर कितना दिया हुआ है, 12%. ना ग्रोथ रेट 0 है, फॉर्मूला क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का D1 डिवाइडेड बाय R माइनस D. D1 कितना हमें दिया है 3, देयर इज 0 ग्रोथ, सो 0.12 माइनस 0 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.12. 3 divided by 0.12 will give you 25 rupees. तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 25 रुपए, ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मर्जर्स टेक्स प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज line of business are completely unrelated to one another and have nothing in common but decide to join forces. Now, ऐसे मर्जर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर. व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, इट इज अ मर्जर जहां पे दो कंपनीज जो साथ में ज्वाइन कर रही हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मे बी दोनों अलग डिफरेंट बिजनेस लाइन को बिलोंग करती है. देन गिवन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ₹20,000, सेल्स आपको दिया है 1 लाख, पीवी रेशो दिया है 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स आपको दी है 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया क्योंकि निकल नहीं सकता, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट हमें दी है 20,000, ये हमें एबिट दे देगा, ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगा. बट इसके लिए ना हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पीवी रेशो. पीवी रेशो कितना दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दिस इज 0.40, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, सेल्स हमें दी है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000. अब अगर कंट्रीब्यूशन 40,000 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 हो गई और एबिट हो गया 20,000. फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट यानी 2, ठीक है. जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग पेड बैच में स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे मॉड्यूल ए, राइट. बैच में जो है आपका मॉड्यूल ए ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है. टाइमिंग में अभी ले रही हूँ यहाँ पे 8 to 9 AM. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल ए से ही किया है, अभी हम लोग पेड बैच में भी मॉड्यूल ए ही कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इज द ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म. देखिए यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये दोनों आपकी बुक है. मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में ही बात करूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखिए क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी. जब आपको अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है. बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी का मिस हो सकता है, और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ना मिले तो वो काम के लिए. यहाँ पे जब भी आपको अथॉरिटी मिले तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. जैसे सपोज किसी का ऑर्गेनाइजेशन CMHR जो है आ रहे हैं, बैंक में ऐसा होता है ना नॉर्मली, उन्होंने कोई भी लीव सैंक्शन ट्रांसफर सबकी अथॉरिटी जो है वो DGM-HR को दी है. यहाँ पे उनकी एब्सेंस अब DGM-HR की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पार्शियली कर सकते हैं बट नॉट अथॉरिटी। यस, अथॉरिटी डेलीगेट जा सकती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑन एक्सपेक्ट परफॉर्म दी, राइट? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पे देखिए राइट आंसर है आपका ऑब्लिगेशन एक्सपेक्ट परफॉर्म दी ड्यूटी। बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? जब भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मजबूत है, ऑब्लिगेशन है, आपको निभाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेल्स 14 people of management that a person should go to one manager। ये मुझे अभी आप लोगों को बताना है, ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से है ये, ठीक है? क्वेश्चन इज फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, राइट? यहाँ पे हैंडी फ्योल ने टोटल द प्रिंसिपल दिए हैं, of direction, unity of command, division, work, division, authority, and there are so more, cooperation, बहुत सारे 14 उनमें से एक प्रिंसिपल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए यहाँ पर आप देख सकते ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कॉमन गोल, मतलब हर कोई एक ही गोल के बारे में तो बोलते हैं कॉमन गोल। ऑफ डायरेक्शन मतलब सबका जो डायरेक्शन वो एक हो, एक समान गोल है वो एक हो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस, ठीक है? वन बॉस, आपकी जो रिपोर्टिंग है वो केवल एक बॉस को, एक सुपरवाइजर को होनी चाहिए, मल्टीपल सुपरवाइजर। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है हर किसी को उसका काम डिवाइड करना, ठीक है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर वर्क स्पेशलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट किसने है? कॉन्सेप्ट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया और हेनरी फ्योल ने भी दिया। इन्होंने भी वर्क स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बताया है कि हर किसी का काम जो है वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है? और डिवीजन ऑफ वर्क को इवन एडवोकेट किया है चार्ल्स बवेज ने भी। डिवीजन वर्क, वर्क स्पेशलाइजेशन। अथॉरिटी का मतलब है हर किसी को अथॉरिटी डिवाइड करना। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फेल्स 14 principle of management state that a person should report to only one manager। ठीक है? कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है, वो केवल ही बॉस को रिपोर्ट, कॉन्सेप्ट कहते हैं ऑफ कमांड, ठीक है? मतलब एक ही बॉस को रिपोर्ट करना, इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड दोनों में कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बट दोनों अलग अलग चीजें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कॉमन गोल होना, ठीक है? जबकि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है केवल, राइट? तो यहाँ पे आंसर आपका ऑफकोर्स बी है। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिविजुअल सच एज एल्बर्ट आइंस्टीन, एडविन लैंड एंड स्टीव जॉब्स रीड थ्रू व्हिच टाइप ऑफ पावर? ये आपका कॉमन टॉपिक है एएफएम का और ईएम का, ठीक है? दोनों में कॉमन टॉपिक। बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है? कैन आई एक्सप्लेन?
यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मैं आंसर हटाना भूल गई, दैट इज राइट आंसर है एक्सपर्ट। यहाँ पे हम लोग चारों पावर देखते हैं। लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है? पहली बात देखिए, पावर का मतलब क्या होता है? पावर एंड अथॉरिटी बोथ आर सेम थिंग। एबीएफएम में पावर को अथॉरिटी कहा गया है और एबीएम में पावर के नाम से देखिए, पावर अथॉरिटी सेम का मतलब होता है कि पावर का मतलब होता है आपके पास वो राइट होना के थ्रू आप जो काम करवाना चाहते हो अपने फॉलोअर से वो आप करवा पाओ। यहाँ पे पहली पावर है लेजिटिमेट पावर। ये पावर आपको मिलती है से डेजिग्नेशन। सपोज आप इंडिया के प्रधानमंत्री है या आप इंडिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, आप वहां पर कुछ सर्टेन पावर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है पोजीशन पावर, क्या आपको डेजिग्नेशन, राइट। फिर आता है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब है आप अपना काम तो कराते हो, पर आप अपना काम कैसे कराते हो? आप अपना काम प्रेस करके, एप्रिशिएट, तारीफ कर, रिवॉर्ड देके करा। कोर्सिव पावर का एकदम ऑपोजिट है। कोर्सिव पावर में आप क्या करते हो? लोगों को थ्रेटन करके काम कराते हो, डरा के, धमका के। एक्सपर्ट में होता है जब आपके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत कुछ स्पेशल लोग रेस्पेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट पावर मिलती है। कैरिस्मेटिक पावर होती है तो आपकी पर्सनालिटी तरीके की होती है कि आपके फॉलोअर आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली दिस द राइट आंसर ऑफ एक्सपर्ट पावर। अगला क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऑर्गेनाइजेशनल आपका ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एचआर इलेक्टिव में और एबीएफएम में कॉमन टॉपिक है। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? What can be the right answer? राइट, यहाँ पे देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क स्पेशलाइजेशन में डिवाइड होते हैं। ठीक है? इस तरीके का होता है वर्क, राइट। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हर एक एक्टिविटी फाइंड होती है। एचआर अलग है, अलग है, मार्केटिंग अलग है, आईटी अलग है, सारे आपको वर्क ऑप्शन है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ डिसीजन एंड पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का तो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन फीचर है वो कौन सा है बताइए? यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन मेन फीचर ही इसका ही है, वर्क स्पेशलाइजेशन। देखिए ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए ऑप्शन ए यहाँ पे इट spreading of rumor, it gives more importance to the structure and work, restrict implementation of change to organization, it puts psychological pressure on member conform to the even if they are against interest of the organization। आपको नॉट पता करना है, नॉट अ डीमेरिट। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है?
व्हाट कैन बी द राइट आंसर? आप लोग प्लीज आंसर भी बताते जाना। मैं आप लोगों के कमेंट यहाँ पे देख रही हूँ। राइट, आई एम टेकिंग क्लास लाइव, तो कोई भी डाउट है आप वो भी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ई मेरिट नहीं है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक है, ठीक है, और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जहाँ पर हायरार्की ऑफ कमांड बहुत इस फॉलो होती है। मतलब कोई भी कुछ भी प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है। बैंक में होता है, बैंक में कोई भी डिसीजन टॉप टू बॉटम आता है ना, एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो होती है। ये नहीं कि कोई भी कुछ डिसीजन लेगा। फॉर्मल में क्या होता है? कोई भी हायरार्की वगैरह नहीं, इनफॉर्मल होता है, कोई भी कुछ सकता है, डिसीजन है, जैसे स्टार्टअप है या कोई भी वर्क कल्चर। फॉर्मल में कोई भी हायरार्की होती है, कि कोई भी यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग रूट, और जो होती है ना फॉर्मल में जल्दी ट्रेड होती है, बहुत जल्दी। आंसर नहीं। थर्ड क्या है? इट में रेस्ट्रिक्ट ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन, कि कहीं ना कहीं चेंज होने से रोकता है, ये भी डीमेरिट है। साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है मेंबर पर तो अपने ग्रुप वगैरह को माने। जो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है और इम्पोर्टेंस बिल्कुल मेरिट नहीं, कभी भी फॉलो करता ही नहीं। राइट, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which of the following type of organization has no place the organization chart? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल और लाइन। सही, क्या हो सकता है राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपका है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब होता है जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज बैंक है, बैंक में किस तरीके की हायरार्की में, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? बैंक एमडी होते हैं, बाद ईडी होते हैं, ठीक है, अंडर में कई सारे जीएम वगैरह होते हैं। तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन आप एक बनाने की एक हायरार्की बताते हो कि कौन किस रिपोर्ट करेगा, व्हाट इज द रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन बताते हो आप। यहाँ पर जो वो ये बता रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल या फंक्शनल या लाइन, कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का काम ही नहीं। आंसर है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हायरार्की, कोई भी चेन ऑफ कमांड फॉलो है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिस कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फेसाइज on hierarchy and control. The atmosphere at work very formal and there are called by the by direction. Clan, adhocracy, hierarchy और market। बताइए क्या है राइट आंसर? व्हाट कैन बी द राइट आंसर? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब होता है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन
वैल्यूज होती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को, ठीक है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के को नॉर्म्स को, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। आप किस करते, राइट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। यहाँ पे सबसे पहले चार्ट को देखते हैं एक बार। देखो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पहला टाइप है यहाँ पे आपका क्लैन। क्लैन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय को एक फैमिली मेंबर की तरह समझा जाता है। एम्प्लॉय होते हैं फैमिली मेंबर की, वर्क एज अ टीम, समुदाय की तरह। क्लैन का मतलब समुदाय होता है। एडोक्रेसी में क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल होते हैं और रिस्क, आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय इनोवेटिव हो, रिस्क है। मार्केट में क्या होता है, आप यहाँ पे प्रायोरिटी देते हो प्रॉफिट को और कॉम्पिटिशन। और हायरार्की में क्या होता है, आप प्रायोरिटी देते हो हायरार्किकल कल्चर को। बैंक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं कल्चर emphasized by the hierarchy and control the atmosphere at work. Okay? Very formal. These are strict protocol. तो डेफिनेटली हायरार्की फॉलो हो रही है, तो हायरार्की का राइट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है आपका, काफी टॉपिक है for this particular year, that is July 2024 attempt, right? Start करते हैं आज के सेशन को, but before that I would request आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए among all your Telegram group, your Facebook group, your WhatsApp group, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। तो मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपको ABFM में स्पेसिफिकली 2 मॉड्यूल्स पढ़ाती हूँ, BNC, और बाकी जो 2 मॉड्यूल्स हैं वो सुप्रभा मैम कवर करती हैं, दैट इज A and D। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹2 लाख एंड यील्ड्स द फॉलोइंग आफ्टर कैश फ्लो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। आपको क्या करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। नाउ लेट मी हेल्प यू विद दिस। कैसे निकालेंगे पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें करना होगा छोटा सा काम। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना होगा। ये हो गया 1 लाख। नाउ 1 लाख और 80,000, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 प्लस 60, करेक्ट, दिस विल बी 2,40,000, राइट, देन 2,80,000, करेक्ट। ये हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया। हमने इन्वेस्ट कितना करा है, 2 लाख, यानी कि इतने इस बीच के ईयर में निकलेगा, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम के पीरियड में, राइट। अब यहां तक हमने 180 तो रिकवर कर लिया, मुझे बस कितना बचा है, 2 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था। सेकेंड ईयर तक मैंने 1,80,000 रिकवर कर लिया, करेक्ट। कितना बचा, 20,000, इतना बचा रिकवर करने के लिए। तो ये रिकवर मैं किससे करूंगी, अगले साल के कैश फ्लो से, जो कि कितना है, 60,000। सो 20 डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट, 1/3 हो गया। 1/3 अगर मैं करूं तो हो जाएगा 0.3। सो दैट मीन्स रिकवरी होगी 2.33 ईयर्स में, करेक्ट, 2.33 ईयर्स में। नेक्स्ट वन, under what circumstances can preference shareholders vote on all resolutions placed before the company? इनमें से कौन से ऐसे circumstances हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले resolutions के ऊपर वोट कर सकते हैं। या फिर देखो वैसे भी आइडियली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता वोट करने का। यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस है, कुछ सिचुएशन है जहां पर उनको ये राइट या फिर ये अधिकार मिलता है। हमें बताना है कौन सा है वो सिचुएशन जहां पर उनको ये अधिकार मिल जाता है, करेक्ट। कहां से उनको या कब उनको ये अधिकार मिल जाता है, हमें वो डिटरमाइन करना है। नाउ लेट्स से व्हेन द कंपनी डिसाइड्स टू वाइंड अप, इफ द कंपनी डजंट इशू डिविडेंड्स फॉर 1 year,
When dividends for their class of shares have not been paid for 2 years or more if the company undergoes a change in management. So basically कब होगा? When dividends, जैसे cumulative है, right? और cumulative वालों को अगर आप dividend pay नहीं करते हो for a certain period of time, 2 years, then they get voting right. ठीक है? Next one. Cisco Limited is going to invest in a project, a sum of rupees 3 lakh having a lifespan of 3 years. Salvage value of machine is 90,000. The profit before depreciation every year is 1,50,000. Tax rate is 30%. Calculate average rate of return or accounting rate of return using initial investment basis. Initial investment basis के बेस पे आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिस. नाउ सी, फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. करेक्ट. अब यहाँ पे तो प्रॉफिट एक ही साल का दिया हुआ है ना, तो हमें बोला है एवरी ईयर इट इज. तो एवरेज करने का भी वो नहीं है, आप एक ही से काम चला सकते हो. 1,50,000 है, करेक्ट. इसका 30% टैक्स है, तो 70% निकाल लो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 70% हो गया. सो 1,50,000 का 70% अगर मैं निकालूं तो ये आता है 1,05,000. करेक्ट. नाउ इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो डिनोमिनेटर यहां पे क्या होगा? डिनोमिनेटर यहाँ पे लाइफ होगा, है ना, जो कॉस्ट होगा इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, दिस विल गिव यू 35%. सो रिटर्न कितना आ रहा है आपका? 35. हमेशा जो रिटर्न है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के केस में काफी ज्यादा आता है. वाई? बिकॉज यहां पर जो आप कंसिडर कर रहे हो, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप ले रहे हो, डायरेक्टली उसको डिवाइड किससे कर रहे हो? लाइफ से. ठीक है. Then, which among the following investment statement is are correct? Financial strategies are permutation and combination which a business adopts or avails to satisfy its fund requirement, whether these are long or short term. A clean finance is the costliest because the lender has no asset to fall upon in case of a default and runs a higher risk, which is covered by higher rate of interest. Loan raised from bank is an example of clean finance. The aim of strategy is to maximize the return and reduce the cost. Only 1 and 2, 1 and 3, only 3 या फिर only 2. What do you think is the right answer? Correct. Loan is not an example of clean finance, right? And ये तो गलत ही है, तो आपकी जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगर बोले फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, सॉरी, फर्स्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 3, ओनली 2. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है ना, आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड. नाउ सी, इस क्वेश्चन में आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है वो किस में दिया हुआ है? डॉलर्स में दिया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. ये इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है. This is also referred as foreign currency approach. Now,
इन्वेस्टमेंट 200 है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेते हैं 60, 130, 210, यानी इसी के बीच में होगा। हमें सिर्फ 10 एक्स्ट्रा चाहिए और वो कहां से आएगा, इस साल के कैश फ्लो से। सो 10/80 and 2 years, this will be 1 divided by 8 हो जाएगा आपका 2.125 years। और अगर मंथ में निकालना है तो मैं से 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो ये हो जाएगा 2 + 1.5 months, so 2 years and 1.5 month। ठीक है, नेक्स्ट वन कैसे निकाला, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालो। 60 + 70 130, 70 + 80 210, सॉरी 130 + 80 is 210, करेक्ट। और यहां से हमने कैश फ्लो निकाल लिया। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द फॉलोइंग। डन। चलिए, नाउ सी सीड फाइनेंसिंग। सीड इज बेसिकली जहां पे हमको जो इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है उसके लिए फंडिंग मिलती है, राइट। सो फॉर डेवलपिंग द बिजनेस आइडिया। देन ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, आईपीओ पे जाने से पहले, है ना, ये फाइनेंसिंग राउंड होता है जिसके थ्रू हम हमारी टेम्परेरी फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर लेते हैं। देन मैनेजमेंट बायआउट। व्हाट इज मैनेजमेंट बायआउट, जहां पे मैनेजमेंट, है ना, परचेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, बाइज द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक रह गया स्टार्टअप फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए जो हमें चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट वन, from the given following data, operating fixed cost, sales and PV ratio, you are required to calculate the operating leverage। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, करेक्ट। अब हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, हमें सेल्स दिया है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दी है, बट ना वेरिएबल कॉस्ट दी ना ही आपको कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे निकाल सकते हैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना दिया हुआ है, 40.40, कंट्रीब्यूशन इज एक्स, सेल्स हमें दी है 1 लाख, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 40,000, यानी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 60। तो कंट्रीब्यूशन, सेल्स इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000 और कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला 40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20,000। मेरा ईबीआईटी हो गया 20, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 40,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 2 टाइम्स।
Correct? Right answer will be 2 times. Next one. A company has an equity beta of 1.2, a risk-free rate of 4% and an equity premium of 6%. What is the company's cost of equity using the capital asset pricing model? So CAPM को यूज करते हुए आपको बताना है, राइट, कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. CAPM का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. करेक्ट, यही होता है. नाउ रिस्क फ्री रेट कितना दिया हुआ है? 4%. बीटा हमें दिया हुआ है 1.2. RM माइनस RF नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली प्रीमियम दिया हुआ है विच इज 6%. करेक्ट. सो 4% प्लस 7.2, that is 11.2%. ऑप्शन नंबर C. ठीक है. Next, which among the following statement are correct with respect to leverage? If more equity is bought in business, the profit in absolute terms will increase, but the EPS will remain same. This is correct. Financial leverage is like using other people money to finance a business or investment to increase EPS. Correct. An ideal combination of debt and capital is required to increase the valuation of the company. Definitely correct. See, you cannot ओनली वाउच ऑन डेट कैपिटल. मैंने बताया था आपको कि अगर आप ज्यादा डेट ही यूज करने लगोगे तो बैंक की रिस्क बढ़ेगी, तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा. सो ऑल दिस गोज हैंड इन हैंड, राइट. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेट से काम कर लोगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इक्विटी से काम कर लोगे. यू नीड टू हैव एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड कैपिटल सो दैट यू कैन इंक्रीज योर valuation. Right, next one. From the following 4 factors, you are required to calculate the expected yield of the bond using the arbitraging pricing theory. Using the arbitraging pricing theory, you are required to calculate the expected yield of the bond. Arbitraging pricing theory. Done. चलिए, हाउ डू वी सॉल्व इट? रिस्क फ्री रेट हमें दिया है 2%. सी, जब भी हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की बात करते हैं उसका रेलेवेंस क्या है कि आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग थ्योरी में सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, राइट. यहाँ पे सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, राइट. सिर्फ एक मार्केट रिस्क या रिस्क प्रीमियम को ही कंसिडर नहीं किया जाता जैसे कैपम में किया जाता है, राइट. सो हाउ डू वी कैलकुलेट? 2% तो है. अब सारे फैक्टर्स का बीटा दिया है, रिस्क प्रीमियम दिया है. तो फॉर एग्जाम्पल जीडीपी है, इसको हम कैसे करेंगे? 0.5 इंटू 3% प्लस नेक्स्ट क्या दिया है? इन्फ्लेशन. बीटा दिया है 0.9, रिस्क प्रीमियम है 1.5. सिर्फ सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. देन यहाँ पे कमोडिटी दिया हुआ है जो कि नेगेटिव में जिसका बीटा है. देन आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स दिया है 1.2 इंटू 6%. करेक्ट. बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज 1.5
1.35, 2.4, 7.2। ठीक है, अब ये वाला हमारा नेगेटिव में है ना, तो 7.2 प्लस ये 2 से सब ऐड होते जा रहे हैं, 9.2, 1.5 प्लस 1.35 माइनस 2.4, दैट इज 9.65%। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ द बॉन्ड इज 9.65%। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस एंड यहाँ पर एंड होता है हमारा सेशन, राइट, जहां पर हमने सीआईबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। नाउ टॉकिंग अबाउट रिवीजन बैच, so सीआईबी का रिवीजन पैक लाइव हो रहा है एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून से रिवीजन प्लस केस स्टडी बैच शुरू हो रहा है ABFM का, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस बैच आपको विजिट करना पड़ेगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को, एंड वहां पर आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना होगा कोड Y183 अलॉन्ग विद द कॉइन्स, जिससे आपको डबल वैलिडिटी मिल जाए महापैक पे एंड डिस्काउंट परसेंटेज भी मिल जाए। सी रिवीजन बैच में केस स्टडीज भी है और आपका रिवीजन भी है पूरे कोर्स का, और वो आपको मिल रहा है सीआईबी महापैक में, और सीआईबी महापैक में चल रही है डबल वैलिडिटी, राइट, यहाँ पर ये चल रही है आपकी डबल वैलिडिटी सीआईबी महापैक में, और साथ में आपको रिवीजन भी मिल रहा है, केस स्टडी भी मिल रही है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी। तो अभी तुरंत विजिट करें और एनरोल करें सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। वहां पर आप यूज कर सकते हैं कोड Y183, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम बेनिफिट।